पहले हमने देखा बाकी यानागी से हार चुका है। जब इस बात का पता टोकुगावा को चलता है, जिसे बाकी की काबिलियत में सबसे ज्यादा भरोसा था, वो रोने पे मजबूर हो जाता है। तभी वहाँ डोरेन आ जाता है, जिसने वहाँ के गार्ड्स को पहले ही मार डाला और अब वो पेट्रोल की मदद से वहाँ आग लगाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ कात्सुमी आके उस पर अटैक कर देता है, जो कि वहाँ अपना बदला लेने आया था। वो किक मार के पेट्रोल की बाल्टी डोरेन पे गिरा देता है और फिर उस पे आग लगा देता है। डोपो कात्सुमी के इस काम की तारीफ करता है, पर वो उसे सलाह देता है कि लड़ाई के दौरान उसे हथियारों के बजाय अपने हाथों का यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हथियारों का यूज करेंगे तो वो अपनी डिग्निटी खो देंगे। इसके बाद डोरेन को होश आता है और वो डोपो से लड़ने जाता है, लेकिन काटो जो उसका मेंटर था वहाँ आके उसे रोकता है। पहले वो डोरेन को जमीन पर गिराता है और फिर वो उसका कान काट देता है, पर डोपो को ये तरीका पसंद नहीं आता। अब जब वो बात कर रहे होते हैं, डोरेन अपनी मेटल से भी ज्यादा मजबूत तार निकाल कर कात्सुमी और काटो को जकड़ लेता है, लेकिन डोपो उसे एक ही झटके में काट डालता है। उसे महसूस होता है कि उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। डोरेन अपने मुंह से ग्रेनेड निकालकर वहां सब कुछ उड़ा देता है और बच निकलने में कामयाब होता है। काटो डोरेन का पूरा टाइम पीछा करते हुए उसके हाइड आउट में पहुंचता है। लड़ने से पहले डोरेन टूटी हुई बोतलों को अपनी मुट्ठी के चारों ओर ढक लेता है। इसके बाद भी काटो उस पर अटैक करता है और वो रहम की भीख मांगने लगता है, और आखिर में पता चलता है ये एक हिप्नोसिस है जो डोरेन ने उस पर करा था। अब वो अपनी पतली तारों से उसको काट डालता है। अब रेत्सु को उसकी बॉडी पंचिंग बैग के अंदर मिलती है और काटो को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कात्सुमी फैसला करता है वो अब उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को डोरेन को पकड़कर लाने के लिए कहता है। वो तुरंत ही उसको ढूंढ लेते हैं और पास के एक अम्यूजमेंट पार्क ले जाते हैं, जहाँ सब उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। उसका सामना सैंडो से होता है, जो कि काटो का क्लासमेट था। उसका साइज और मसल मास डोरेन के बराबर था। डोरेन वहाँ से भागकर उसे रोलर कोस्टर की तरफ ले जाता है, जहाँ वो फाइट करते हैं, और ये लड़ाई काफी मुश्किल हो जाती है क्योंकि सैंडो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाता। उसे डोपो का सिखाया हुआ स्टैंस याद आता है, जिसमें नाविक अनस्टेबल बोट में लड़ाई के दौरान यूज किया करते थे। सैंडो स्टांस का यूज करके उस पर कई सारे अटैक करता है, जिस कारण डोरेन उसे लेकर ऊपर से कूद जाता है, और गिरने से पहले ही डोरेन ने पतली तार को खंबे में फंसा दिया था, जिस कारण उसके गिरने की गति कम हो गई। पर सैंडो गिरने की वजह से बुरी हालत में पहुंच गया था। ये देख के कात्सुमी वहां आता है और उसके पीछे डोपो और रेत्सु भी आते हैं। अब पता चलता है डोरेन और रेत्सु ने एक ही स्कूल से मार्शल आर्ट सीखी है और रूल के मुताबिक वो एक दूसरे के साथ नहीं लड़ सकते, इसलिए डोपो डोरेन के साथ लड़ने का फैसला करता है। अब ये पता चलता है जब डोपो ने अपना हाथ खोया था तो वो डॉक्टर के पास गया था, जिसने उसका ऑपरेशन करके उसके हाथ को सिल के वापस जोड़ दिया। अब दोनों लड़ना शुरू करते हैं। डोपो इतना ताकतवर हो गया था जिस वजह से डोरेन उस पे हिप्नोसिस यूज करता है। हालांकि हिप्नोसिस में होने के बावजूद भी वो उसके अटैक को ब्लॉक कर पा रहा था, और ये सब उसके बैटल एक्सपीरियंस का नतीजा था। इसलिए भ्रम में भी वो डोरेन के अटैक को इमेजिन कर पा रहा था। वो उसे इतना मारता है कि वो डर महसूस करने लगा था। वहीं काटो व्हीलचेयर में वहां पहुंचता है। वो खड़ा होकर इस फाइट को एक झटके में ही खत्म करता है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर को ये पता चलता है डोरेन की कलाई में एक छोटा सा बॉम्ब अटैच है, जिसे हिट करने पर बड़ा धमाका हो सकता है। अब डोपो जब घर पहुंचता है तो देखता है वहाँ सब तहस नहस हो रखा है, और उसी समय डोरेन की कलाई डोपो के चेहरे को हिट करते हुए विस्फोट होती है, और धमाके के कारण उसके चेहरे को बुरी तरह नुकसान पहुंचता है। अब रास्ते में उसका सामना रेत्सु से होता है, जो एक जोरदार पंच मार के डोरेन को हार का स्वाद चखा देता है। इसके बाद बहुत सारे पुलिस गार्ड्स रेत्सु के साथ डोरेन को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, पर अब उस पे निगरानी रखने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस जोरदार पंच की वजह से उसका दिमाग पूरी तरह हिल गया था और वो बच्चों की तरह बर्ताव करने लगा था और बार बार कैंडी की मांग कर रहा था। वहीं सिकोर्स्की काजुई के रूम में घुसकर उसे ये वादा करता है अगर वो चिल्लाएगी नहीं तो वो उसकी मॉम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर वो मदद के लिए बाकी का नाम चिल्लाती है, और उसी समय बाकी वहां आकर सिकोर्स्की को लिमिट क्रॉस करने के लिए सबक सिखाता है। वो उसे पकड़कर सड़क के बाहर फेंक देता है, पर जब वो वहां जाता है तो सिकोर्स्की वहां नहीं होता और पता चलता है वो बचकर निकल गया है और उसने काजुई को किडनैप कर लिया है। इधर जापानीज गवर्नमेंट एक मीटिंग रखती है जिसमें भागे हुए कैदियों को पकड़ने की बात की जा रही है, जिसमें से 5 खतरनाक कैदियों में से सिर्फ 2 ही अब तक पकड़े गए हैं। अब वो इस केस में दुनिया के सबसे फेमस क्रिमिनल को शामिल करने की बात करते हैं, जो कि अमेरिका की जेल में कैद है। अब एक जापानीज उससे मिलने के लिए उड़ान भरता है और उसे पता चलता है कि जेल में उसकी स्थिति बाकी कैदियों से ज्यादा बेहतर है। उसका नाम ओलिवर है और उसे अनचेंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो इतना ताकतवर है कि कोई भी उसे जेल में कैद नहीं कर सकता, और इसलिए गवर्नमेंट ने फैसला किया उसका यूज बाकी कैदियों को पकड़ने के लिए किया जाएगा, और इस जेल के अधिकतर कैदियों को उसने ही पकड़ा है। अब उनकी बातचीत के दौरान ओलिवर को एक कॉल आता है और उसे नए केस के लिए बुलाया जाता है। अब उस जगह उड़ान भरने पर पता चलता है कि फॉर्मर पुलिस ऑफिसर ने अपने आप
आग को अपर फ्लोर में बंद कर 20 लोगों को बंदी बना रखा है। साथ ही वो ऑलिवर से बदला लेना चाहता है। वो ऑलिवर पे कई सारी गोलियां चलाता है, पर उसकी मसल इतनी सख्त थी कि वो उसकी स्किन को पार भी नहीं कर पाती। अब क्रिमिनल अपनी कटाना यूज करने का फैसला करता है, पर वो उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहता है। ये सब देख के ऑलिवर बोर हो जाता है और वो उसे एक झटके में बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। अब इस मिशन को पूरा करने के बाद ऑलिवर फैसला करता है कि वो बाकी बचे कैदियों को पकड़ने के लिए टोक्यो जाएगा, क्योंकि उसका मानना है कि कोई भी क्रिमिनल उससे ज्यादा अधिक फ्रीडम हासिल नहीं कर सकता। अब वहाँ पहुंचने पर वो यूजिरो से मिलने के लिए चलती हुई कार से कूद जाता है। यहाँ यूजिरो सिकोर्स्की से बाकी के बारे में बात कर रहा है और असल में यूजिरो ने ही उसे काजुई को किडनैप करने के लिए कहा था, ताकि बाकी अपने पूरे गुस्से के साथ अपनी ताकत यूज कर पाए। उसी समय बाकी दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और तुरंत ही सिकोर्स्की को बिल्डिंग के ऊपर से फेंक डालता है। इसके बाद वो ऑलिवर को मारना शुरू करता है, लेकिन अचानक से सिकोर्स्की ऊपर चढ़कर आ जाता है, सेम उसी तरीके से जैसे वो जेल की दीवार चढ़कर भागा था। वो टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों को बाकी की तरफ फेंकता है और एक जोरदार किक दोनों पैरों से उसको मारता है। लेकिन उनकी लड़ाई के बीच पुलिस आ जाती है, जिस कारण सिकोर्स्की खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है। अभी बाकी का बदला पूरा नहीं हुआ था। वो उसका पीछा करते हुए उसके हाइड आउट में लड़ने पहुंच जाता है। बाकी उसके दोनों टांगों के बीच किक मार के उसे दर्द का एहसास करवाता है और आखिर में उसे हरा देता है। ऑलिवर वहां आके तालियां बजाता है और बताता है उसका मिशन उस कैदी को पकड़ना है। ये सुन सिकोर्स्की तुरंत उठकर लड़ने के लिए तैयार होता है। ऑलिवर एक पंच में ही झटके से उसे बिल्डिंग के बाहर पहुंचा देता है और नीचे खड़ी पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। अब जब ऑलिवर पुलिस स्टेशन में बाकी कैदियों की जानकारी पढ़ रहा था, तब डॉयल ऑफिसर का भेष बदलकर उसके सामने आता है और उस पर कई सारे अटैक करके चाकू घोंपता है। पर ऑलिवर की मसल इतनी मोटी थी कि वो चाकू से चीर नहीं पाता और ये देख डॉयल वहाँ से भाग निकलता है। वहीं कोशो, जो अब काफी ताकतवर बन गया है, अपनी टेक्निक की ट्रेनिंग कात्सुमी के स्टूडेंट पर करता है। वो कहता है कि उसकी अभी की फॉर्म इतनी ताकतवर है कि वो रेत्सु को भी हरा सकता है, इसलिए अब वो डॉयल का शिकार करना चाहता है। कात्सुमी के स्टूडेंट्स की मदद से वो उसके हाइड आउट का पता लगाते हैं। वहीं डॉयल अपने रूम में यूएस के नेवी कैप्टन गैरी स्ट्रेटॉम के साथ है और वो उसे बता रहा है कि उसके पास कोई लड़ने की काबिलियत नहीं है, इसलिए उसने अपने हर जॉइंट्स पे ब्लेड्स ऑपरेशन की मदद से लगवाई है। तभी कोशो अंदर आके उस पर अचानक से अटैक करता है। वो बार बार उसके गले में अटैक कर उसे जमीन में गिरा देता है। कोशो उसके करीब जाता है और डॉयल अपने हाथ में लगे बटन को प्रेस कर उसकी जॉ तोड़ देता है। कोशो एक बार फिर लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार डॉयल बटन प्रेस कर उसका मुंह उड़ा देता है, जिस कारण उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ कोशो का भाई कुरेहा उसको देखने आता है, जिसने जैक हानमा की हाल में ही लिम्स की सर्जरी की थी, जिस वजह से उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर बढ़ गई और वो काफी ताकतवर बन गया। वहीं रेत्सु गलती से एक स्टोर की लिफ्ट में डॉयल से मिलता है। वो लड़ने के लिए सही जगह चुनते हैं और एक बार में जाते हैं। रेत्सु जानता था कोशो को हराने के लिए डॉयल ने बटन का यूज किया, इसलिए वो फैसला करता है वो पीछे नहीं हटेगा। वो कुनाई का यूज करता है। पहले वो उसकी बाई आंख को ब्लाइंड करता है और फिर उसकी पूरी बॉडी में ढेर सारी कुनाई से अटैक करता है। डॉयल वहाँ से जान बचा के भागने लगता है, पर रेत्सु से पकड़ लेता है और अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करके उसको पीटता है और डॉयल का बटन इस बार उसकी जोरदार किक को नहीं रोक पाता। पर अचानक से जैक वहाँ आकर रेत्सु को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है और डॉयल को घर जाके रिकवर होने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो उसके साथ लड़ना चाहता है। डॉयल अब वहाँ से जाने लगता है, पर वो नोटिस करता है कि दो बदमाश रेत्सु का सामान चुरा रहे हैं। वो वहाँ जाके उन्हें ये करने से रोकता है और वो फिर से जाने लगता है तो एक डॉग रेत्सु पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, क्योंकि वो बेहोश रेत्सु को खतरे में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो अपनी जान दांव पे लगा के पूरी रात वहाँ पहरा देता है। अब अगली सुबह जब रेत्सु को होश आता है तो वो तुरंत डॉयल को अपनी पीठ में लाद कर अपने कराटे स्कूल ले जाता है। वो 2 दिन तक कोमा में रहता है और उसे तत्काल ब्लड चढ़ाने की जरूरत थी, जिसमें कराटे के स्कूल के स्टूडेंट उसकी मदद करते हैं। जब उसे होश आता है तो रेत्सु उसके लिए खाना लेके आता है, पर वो ज्यादा देर तक वहाँ नहीं रुकता और कात्सुमी के पास जाता है, जो उस समय कराटे सिखा रहा था। डॉयल वहाँ सभी को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और फिर माफी मांगता है, क्योंकि उसके बावजूद वो अभी भी दुश्मन है। वो कहता है वो कराटे रूल के अनुसार कात्सुमी से लड़ेगा, पर इसके उलट वो फायर सूट पहनकर वहाँ आग लगा देता है। और जब वो वहाँ से जाने लगता है उसे रास्ते में डोगो मिलता है। दोनों एक खाली मैदान में जाते हैं जहाँ वो लड़ना शुरू करते हैं। डोगो की ताकत कहीं अधिक थी और डॉयल बुरी तरह हार जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो पाता है कि वो कराटे स्कूल में है, जिसकी आग को भी बुझाया गया था। कात्सुमी उसे लगातार मारने लगता है जब तक वो अपनी हार कबूल नहीं लेता, लेकिन डॉयल हार नहीं मानता, भले ही वो बार बार मार खाकर अपना होश खो देता है। और अंत में कात्सुमी अपना जोरदार पंच उसके चेहरे पे मारकर उसका मुंह तोड़ डालता है और वो अपना होश खो देता है। अब जब डॉयल जागता है तो एक स्टूडेंट बताता है कि कात्सुमी ने इस लड़ाई को
न जारी रखने का फैसला करा है, इसलिए उसने खुद ही हार मान ली है। अब अगली सुबह कात्सुमी के दरवाजे के बाहर डॉयल है, जिसने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इस दौरान बाकी और काजुई अपनी जवानी का भरपूर मजा ले रहे थे। वो दोनों अकेले में और समय बिताना चाहते थे, लेकिन यानागी आके उनका समय खराब करता है, क्योंकि उसे लड़ने का यही मौका सही लगा। काजुई लड़ाई में मदद करने का ऑफर करती है, पर बाकी को उसकी मदद की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि वो जानता था उसके पास अब प्रोटेक्ट करने के लिए लड़की है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। यानागी उसे छू भी नहीं पाता, जिस वजह से वो अपना फाइटिंग स्टाइल बदलता है और अपने दोनों हाथों को हल्का कर लहराने लगता है और बाकी के पांव, हाथ और कंधे पे अटैक कर उसकी मसल फाड़ देता है। हालांकि पता चलता है यूजिरो ने उसे एक बार ये टेक्निक सिखाई थी और ये फाइटिंग स्टाइल सिर्फ लड़कियों और बच्चों के खुद के बचाव के लिए बनी है और ये मर्दों को कभी यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद बाकी इस टेक्निक को समझाता है और आखिर में उसके हाथ को पकड़कर ये लड़ाई खत्म करने लगता है। पर उसी समय सिकोर्स्की वहां आ जाता है, जो कि जेल से भागकर सिर्फ बाकी से बदला लेने आया था, पर दोनों मिलकर भी बाकी की नई ताकत का सामना नहीं कर पाते और ये मुकाबला देखने हानियामा भी वहां आता है और इस बात को मानता है कि काजुई ने बाकी को ताकतवर बनाया है। बाकी उन्हें पूरी तरह तोड़ सकता था, लेकिन वो ये फाइट जारी नहीं रखता और काजुई को उठाकर वहां से चले जाता है। अब वहीं कात्सुमी डॉयल की भागने में मदद करता है। वो अपने परिचित के शिप में उसे ले जाता है और उसे दोस्ती के तौर पे कराटे सिखाता है और ब्लैक बेल्ट देख के उसे अलविदा करता है। लेकिन शिप में उसे यानागी मिलता है, जो उसे खत्म करने का फैसला करता है, क्योंकि उसने अपनी शान और मर्यादा खो दी है। दुश्मन से दोस्ती करके वो उस पे हमला करके पहले उसकी आंखों की रोशनी छीन लेता है, जिस वजह से डॉयल लड़ नहीं पाता और अपनी जान बचाने के लिए वो शिप से कूद जाता है। वहीं जैक सिकोर्स्की को ढूंढ फाइट के लिए चुनौती देता है। वो फाइट एक टेलीफोन बूथ के अंदर करते हैं, क्योंकि सिकोर्स्की का मानना है जैक का साइज इस जगह उसके लिए डिसएडवांटेज होगा। शुरू में ऐसा ही होता है, पर धीरे धीरे जैक की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो उसकी काफी धुनाई करता है। बेहोशी की हालत में सिकोर्स्की को अंडरग्राउंड एरिना में ले जाया जाता है, जहाँ वो अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। जैक उसे दीवार की तरफ पटक देता है और उसे एहसास होता है कि उसके जीतने का अब कोई मौका नहीं है, इसलिए सिकोर्स्की एक नोकीली स्टिक का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। पर जैक की बॉडी काफी मजबूत थी। फिर वो उसकी तरफ कील फेंकता है, पर जैक अपने दांतों से उसे पकड़ लेता है। अब इस लड़ाई से जैक बोर हो जाता है, इसलिए वो दूसरे फाइटर गाया को मैदान में भेजता है, जिसकी काबिलियत अपने सराउंडिंग की चीजों का इस्तेमाल करना थी। वो सैंड उठा के सिकोर्स्की को अटैक करता है, जिसमें पुराने फाइटर्स के टूटे हुए दांत मौजूद थे। वो सैंड को हवा में फेंकता है और हर जगह धूल का बादल बन जाता है, जिस कारण सिकोर्स्की उसे देख नहीं पाता और कई सारे अटैक खाता है। गाया फैसला करता है वो सिकोर्स्की को हद से ज्यादा डर का एहसास कराएगा। वो उसको ब्लाइंड कर हर 10 सेकंड में एक जोरदार वार करता है। इस टॉर्चर को वो सहन नहीं कर पाता और उसे डर महसूस होने लगता है और आखिर में वो हार मानकर दया की भीख मांगता है। अब यानागी का सामना मोटोप से होता है, जो जिउजुत्सु का मास्टर है और 7 तरह के हथियार चलाने में माहिर। वो लड़ना शुरू करते हैं। मोटोप पहले उसके पाँव में शॉट घोंपता है, फिर उसके मुंह में बुरी तरह चोट पहुंचाता है और आखिर में वो उसके पॉइजनस हाथ को काट डालता है। वो यानागी से पूछता है क्या उसे अपनी हार स्वीकार है, और अचानक से वहाँ यूजिरो आके दखल देता है। वो मोटोप की शॉट को अपने एक हाथ से तोड़कर यानागी की तरफ झुककर कहता है वो ये लड़ाई हार चुका है। हालांकि यानागी इस बात को नहीं मानता। वो कहता है ये वो खुद लड़ाई से फैसला करेंगे कि कौन हारा है और कौन जीता है। और तभी वहाँ गोकी भी आ पहुंचता है। अब यानागी अपनी हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए लड़ाई का रिजल्ट यूजिरो खुद घोषित करता है और यानागी को एक झटके में खत्म कर डालता है। वहीं एक माउंटेन में ओलिवर डॉयल को ढूंढ लेता है। वो उसकी आंख की तरफ देखता है और कहता है वो ब्लाइंड पॉइजन की वजह से हुआ है, जो यानागी के हाथों में था। और इस बात की पुष्टि लैब में होती है कि ये पॉइजन सबसे खतरनाक है। और बदकिस्मती से यानागी से फाइट के दौरान बाकी इसकी चपेट में आ गया और अब वो हद से ज्यादा कमजोर हो गया है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ कुरेहा बताता है इसका कोई इलाज नहीं है और अब बाकी के पास कम समय बचा है। बाकी उस हॉस्पिटल से भाग जाता है और वो काजुई के साथ अपने परिचित एंडो के यहाँ पहुंचता है, जो कि माउंटेन में रहता है। उसका मानना है अगर पॉइजन नेचुरल स्टेट में बना है तो सिर्फ एंडो ही उनकी मदद कर सकता है। एंडो सारी हर्ब्स का यूज कर उसके लिए मेडिसिन तैयार करता है और हर कोशिश करता है कि उसकी हालत जल्दी से ठीक हो सके। पर वो काजुई को बताता है कि उन्होंने आने में देर कर दी है और अब इस बात की ज्यादा संभावना है कि बाकी अब बच नहीं पाएगा। अब रेत्सु वहाँ बाकी की मदद करने के लिए पहुंचता है और उससे मिलने पर बाकी को एक पंच मारता है। अब वहाँ हेलीकॉप्टर पहुंचता है जिसमें चाइनीज बाहर आते हैं। वो बाकी को उठाकर अपने साथ चाइना ले जाते हैं। अब एक जगह मोहम्मद अली अपने साथियों के साथ दौड़ लगा रहा है, पर उसके साथी एक एक करके गायब होने लगते हैं और सिर्फ मोहम्मद अली ही अकेला बचता है। यूजिरो मोहम्मद के सामने आता है। मोहम्मद अली, जिसका फाइटिंग स्टाइल कभी डिफेंसिव नहीं था, जिंदगी में पहली बार डिफेंस में आता है, क्योंकि उसके हाथ अपने आप ही
उस पोज में आ जाते हैं। वो यूजिरो पे अटैक करता है पर एक भी पंच उसे छू नहीं पाता और फिर यूजिरो कहता है मोहम्मद एक बॉक्सर बिल्कुल भी नहीं है। अपनी फाइट्स के दौरान वो अलग तरीके से लड़ता है और उसका फाइटिंग स्टाइल मार्शल आर्ट जैसा ही है और वो चाहता है कि वो उसका प्रदर्शन करे। मोहम्मद एक बार फिर उस पर अटैक करता है और इस बार वो कामयाब होता है। अब पता चलता है यूजिरो उससे लड़ना नहीं चाहता बल्कि वो उसकी काफी इज्जत करता है क्योंकि उसने पुराने दिनों में ब्लैक होने के बाद भी माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी। उसने पूरे स्टेट से फाइट करी सिर्फ दूसरों के राइट्स की रक्षा करने के लिए, जिस वजह से यूजिरो उसका काफी सम्मान करता है। मोहम्मद उससे पूछता है उसका असल में गोल क्या है, जिसके जवाब में वो कहता है वो इतना ताकतवर बनना चाहता है कि वो अकेला दुनिया की पूरी आर्मी को अपने हाथों से हरा दे। ये सुनने के बाद मोहम्मद उससे विनती करता है कि वो उसके बेटे अली जूनियर से मिले। उसका यकीन है कि उसका बेटा एक दिन उसका सपना पूरा करेगा और मोहम्मद अली मिक्स मार्शल आर्ट्स में परफेक्ट होगा। बाकी अब चाइना पहुंच चुका है। जब वो उठता है तो उसे पता चलता है रेत्सू ने उसके लिए राइताई टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का इंतजाम किया है क्योंकि उसे भरोसा है कि जीत ही बाकी की बॉडी को हील कर सकती है। चाइना में कुछ ही लोगों के पास काइयो का टाइटल है और 100 सालों में एक बार ये टूर्नामेंट सबसे ताकतवर फाइटर का चुनाव करता है। इसमें भाग लेने के लिए बाकी को सबसे पहले उनके सबसे ताकतवर कुंफू स्टूडेंट से लड़ना होगा। बाकी बुरी हालत में होने के बावजूद भी अपनी काबिलियत दिखाता है। जब फाइटर उस पर अटैक करता है तो वो उसके वार को डॉज करता है और उसे हवा में लिफ्ट करता है और वापस जमीन पर रख देता है। चाहे उसका अपोनेंट कितना भी उसे मारने का प्रयास करे वो उसे आराम से उठाता है और वापस नीचे रख देता है और आखिर में बिना एक भी चोट खाए उसका अपोनेंट हार मान लेता है, जिसका मतलब बाकी राइट आई टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए लायक है। साथ ही बाकी के फादर भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं और मोहम्मद अली का बेटा अली जूनियर भी बाकी से लड़ने के लिए तैयार है। इसके आगे की स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पीस आउट।